जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3543 से 3545। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। बू बू बू, किसी अज्ञात जानवर के सींग से बना बिगुल हॉर्न बज उठा। संपूर्ण अराजकता क्षेत्र धीमी गड़गड़ाहट की तरह गड़गड़ाने लगा। ये सेना के मार्च का बिगुल हॉर्न था। इस बिगुल हॉर्न से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ये बेहद खौफनाक मंजर था। सेना काले बादलों की परतों पर परतों की तरह थी जो एक साथ जुड़ी हुई थी। प्रारंभिक अराजकता पूरी तरह से ढकी हुई थी और यह एक प्रचंड समुद्र की तरह था जो राक्षसी लहरें उठा रहा था, जो किसी को भी नष्ट कर सकता था जो इन राक्षसी लहरों के सामने खड़े होने की हिम्मत करता था। यहाँ तक कि स्वर्गीय पूज्यों को भी इस विकराल लहर के सामने पीछे हटना पड़ा। स्वर्गीय आदरणीय के स्तर पर उन्होंने मूल रूप से संख्या के लाभ की उपेक्षा की, लेकिन जब संख्या इस स्तर तक पहुंच गई तो सैन्य संरचनाओं की मदद से जो शक्ति प्रदर्शित की जा सकती थी वह कुछ ऐसी थी जिससे स्वर्गीय आदरणीयों को भी सावधान रहना पड़ा। सम्राटों का तो उल्लेख ही नहीं किया गया। इसका सीधा सामना करने का मतलब मौत होगा। गगनभेदी युद्ध घोष के बीच मानव कबीले की लाखों मजबूत सेना एक के बाद एक आगे बढ़ी। उन्होंने अपने दल बुलाए जिनमें अजीब जानवर और खूंखार जानवर भी शामिल थे। लाखों लोगों की सेना एक विशाल बादल की तरह थी जिसने आकाश और सूर्य को ढक लिया था। यह ऐसा था मानो अनगिनत राक्षस अनगिनत लोहे के खुरों के साथ मानव कबीले की ओर सरपट दौड़ रहे हों। किसी शहर पर हमला करने का सबसे अच्छा तरीका दुश्मन को कई दिशाओं से घेरना था। एक दिशा पर ध्यान केंद्रित करें, फिर एक सफलता बिंदु खोलें, फिर एक क्षेत्र में फैल जाएं, धीरे धीरे बढ़त हासिल करें। लेकिन इस बार फॉर्चून गॉड राजवंश की सेना प्राचीन युग की सेना की तुलना में बहुत बड़ी थी। उनका दबदबा था और उन्हें फॉर्चून गॉड राजवंश की सेना पर लगाम लगाने की भी जरूरत नहीं थी। उन्होंने हर दिशा से चौतरफा हमला किया। ऐसी परिस्थितियों में युद्ध की चीखें हवा में गूंज उठी। यहाँ तक कि मून सिटी जैसा प्राचीन शहर भी इस तरह के हमले से डर से कांप उठा। मानव जाति सेना में सबसे आगे ये ज़िवेन, बियान शियाओयू, मानव सम्राट, थंडर सम्राट और अन्य थे। वे मानव जाति की सेना को भारी क्षति से बचाने के लिए उन विशेषज्ञों को रोकने के लिए वहां मौजूद थे। हालांकि इस तरह की घेराबंदी के तहत हताहत होना अपरिहार्य था, लेकिन ये ज़िवेन नहीं चाहते थे कि लाखों लोगों की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़े। ये मानव जाति के कुलीन वर्ग थे और मानव जाति की जीवन शक्ति के स्रोत भी थे। हजारों में से चुने गए लोग ही इस सेना में प्रवेश के योग्य थे। इस तरह के हमले के तहत मून सिटी के आसपास घूम रही सेना को तुरंत भगा दिया गया। ये नरसंहार था, एक तरफा नरसंहार था। प्राचीन युग की सेना भी बहुत विशिष्ट थी, लेकिन फॉर्चून गॉड राजवंश की भारी सेना के सामने वे कुछ भी नहीं थे। मून सिटी के आसपास प्राचीन युग की सेना पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। प्राचीन युग की सेना को या तो नष्ट कर दिया गया था या विरोध करने के लिए मून सिटी की सुरक्षा का उपयोग करके मून सिटी में वापस चला गया था। यह एक खूनी मंजर था। जो लोग आदिम अराजकता में मारे गए वे सीधे आदिम अराजकता में गिर गए। कोई नहीं जानता था कि वे कहां गिरे। वहां कोई लाश या हड्डियां नहीं बची थी क्योंकि आदिम अराजकता का कोई तल नहीं था। ऐसे क्रूर युद्ध के सामने आदिम अराजकता में रहने वाले कई शक्तिशाली प्राणियों ने भी पास आने की हिम्मत नहीं की। हालांकि वे बहुत बुद्धिमान नहीं हो सकते थे, लेकिन वे ये भी जानते थे कि उन्हें ऐसी परिस्थितियों में नहीं जाना चाहिए, अन्यथा वे सचमुच मौत को दावत दे रहे होंगे। परिधि पर कोई भी छोटी सेना उनका सफाया कर सकती थी। जैसे जैसे मानव जाति की सेना आगे बढ़ी, उन्हें कई सेनाओं का भी सामना करना पड़ा। ये ज़िवेन ने अपनी मूल योजना का पालन किया और सीधे हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने केवल मानव जाति सेना के लिए सुरक्षा बढ़ा दी ताकि वे आसानी से लड़ सके और आसानी से घायल न हो। जहां तक स्वयं ये ज़िवेन की बात है, वह किसी भी समय प्रकट हो सकने वाले दिव्य मास्टर विशेषज्ञों के प्रति सतर्क था। भले ही वह 7वें क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, लेकिन वह इस युद्ध के मैदान
में अनियंत्रित होकर भागने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। अन्य स्थानों पर 1 या 2 दिव्य गुरुओं की उपस्थिति संपूर्ण युद्ध स्थिति को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन यहाँ दिव्य मास्टर विशेषज्ञ लगातार दिखाई दिए। इस बार दोनों पक्ष कई दिव्य गुरु विशेषज्ञों को लेकर आए थे। ये जिवेन ने पहले भी कई बार अप्रत्यक्ष रूप से उनसे लड़ाई की थी। ये जिवेन के सामने घनी आकृतियां थी। मानव कबीले की लाखों मजबूत सेना ने आकाश को नष्ट कर दिया और पृथ्वी को ढक लिया। इसी प्रकार प्राचीन युग की सेना ने भी आकाश को मिटा दिया और पृथ्वी को ढक लिया। बेमोन सिटी की शहर की दीवार पर घनी तरह से खड़ा था। बूम, गड़गड़ाहट की तेज आवाज के साथ अनगिनत तावीजें उड़ गईं और भयानक रोशनी में बदल गईं। इसने सीधे प्रकाश की एक किरण ये जिवेन की ओर फेंकी, जो पूरी सेना के ऊपर उड़ रही थी। जैसे ही यह ये जिवेन से टकराने वाला था, ये जिवेन ने अचानक अपनी आंखें खोली। प्रकाश की वह किरण तुरंत उसकी आंखों के सामने लुप्त हो गई और शून्य में बदल गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भयानक शक्ति ने प्रकाश की इस किरण को शून्य में गायब कर दिया हो। ये जिवेन ने ऊपर देखा और देखा कि शहर की दीवारों के ऊपर एक अतुलनीय विशाल युद्ध किला धीरे धीरे उभर रहा था। ये वह युद्ध किला था जिसने ये जिवेन का रास्ता रोक दिया था। ये युद्ध किला स्पष्ट रूप से फॉर्चून गॉड राजवंश द्वारा निर्मित किया गया था। इसे मूल रूप से मून सिटी में छोड़ दिया गया था, लेकिन अब ये फॉर्चून गॉड राजवंश की सेना को रोकने के लिए प्राचीन युग द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक रक्षात्मक हथियार बन गया था। यदि यह अभी ये जिवेन के लिए नहीं होता, लेकिन एक साधारण सम्राट बियान शियाओयू और अन्य निश्चित रूप से मर जाते यदि वे हिट होते। यहाँ तक कि वॉ एल्डर, जो स्वर्गीय मास्टर क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, अगर उसे मारा जाता तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाता। ये जिवेन की युद्ध शक्ति बहुत भयानक थी। उन्होंने उच्च स्तरीय स्वर्गीय मास्टर क्षेत्र में प्रवेश किया था। उसके विरुद्ध साधारण साधन बेकार थे। दोनों पक्षों की सेनाएं शहर की दीवारों के पास एक भयंकर युद्ध में बंद थी। मानव जाति की सेना अद्वितीय कुलीन थी, लेकिन प्राचीन युग के विशेषज्ञ भी बुरे नहीं थे। मानव जाति की सेना लोगों से खचाखच भरी हुई थी, और प्राचीन युग की सेना भी वैसी ही थी। बियान जियाओयू और अन्य लोगों के नेतृत्व में भी आगे बढ़ना मुश्किल था। लगभग जैसे ही वे घेरे से बाहर निकले, विपरीत दिशा के सम्राटों ने तुरंत बियान जियाओयू और अन्य को रोकने के लिए पीछा किया। प्रचंड शक्तियों का टकराव सर्वत्र देखा जा सकता था। ये जिवेन की नजर युद्ध के किले की ओर गई, जो जादुई बाधा से सुरक्षित था। उस हमले में उसकी आधी से ज्यादा शक्ति खत्म हो गई थी, इसलिए इसे अपनी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए समय की आवश्यकता थी। हालांकि अन्य तोप के मुख और मैट्रिक्स सरणियां पूरी तरह से सक्रिय थी। प्रकाश की सभी प्रकार की भयानक किरणें बह गईं। यदि मानव सेना पर प्रकाश की किरणें पड़ती तो वे मर जाती। अगर उन्हें बस चरा दिया जाए तो भी वे घायल हो जाते थे। कहा जा सकता है कि उनकी लापरवाही की वजह से मून सिटी प्राचीन काल के हवाले हो गई। मून सिटी लॉर्ड, जो दहशत में भाग गया था, ने एक बड़ा अपराध किया था। उन्हें मौत की सजा नहीं दी गई, बल्कि लाखों वर्षों तक उनका दमन ही किया गया। वह तो पहले से ही हल्की सजा थी। इस स्थिति का सामना करते हुए ये जिवेन अंततः इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अपनी हथेली फैलाई और उसकी हथेली से प्रकाश की हजारों किरणें फूट पड़ी। प्रकाश के भीतर मार्शल एल्डर सील हवा के विपरीत ऊपर उठी, भूमि और विस्तारित हुई। वह और भी बड़ा होता गया और युद्ध के किले की ओर भयंकर रूप से टूट पड़ा। बूम! मार्शल एल्डर सील युद्ध किले के सामने की सीमा में घुस गई। ये सीमा मून सिटी की संपूर्ण रक्षा प्रणाली से जुड़ी हुई थी। ये जिवेन के जबरदस्त हमले को वास्तव में पूरी सीमा से निष्प्रभावी कर दिया गया था। ये तो थी मून सिटी के डिफेंस सिस्टम की ताकत, लेकिन अब ये जिवेन के सामने सबसे बड़ी बाधा बन गई थी। ये जिवेन स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि बैरियर के दूसरी ओर प्राचीन युग के विशेषज्ञों के चेहरों पर मजाक भरा भाव था। वे इस तथ्य पर हंस रहे थे कि फॉर्चून गॉड राजवंश के लोगों को अंततः उनकी अपनी रक्षात्मक प्रणाली द्वारा रोक दिया गया था। ये जिवेन ने केवल उपहास किया और इन लोगों को उदासीनता से देखा।
उसने ऊपर देखा और देखा कि पूरे मून सिटी की रक्षा सक्रिय हो गई थी, और यह हर पल बड़ी संख्या में फॉर्चून गॉड राजवंश के सैनिकों को निगल रही थी। इस समय स्वर्गीय आदरणीय के पास कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार ये स्वर्गीय आदरणीय सभी सरणियों और सीमाओं के हमलावर थे, विशेषकर मून सिटी जैसे दिव्य नगर स्तरीय शहर के लिए। भले ही सरणी और सीमाओं का केवल एक छोटा सा हिस्सा सक्रिय किया गया था, फिर भी यह फॉर्चून गॉड राजवंश की सेना के लिए एक बड़ा खतरा था। उनसे निपटना ही था। मून सिटी की रक्षात्मक सीमा स्वर्गीय आदरणीय लोगों के लिए भी बहुत परेशानी वाली थी। सम्राटों की तो बात ही छोड़ दे, मानव जाति सेना के लिए भी यही स्थिति थी। यदि किसी स्वर्गीय आदरणीय ने हस्तक्षेप नहीं किया तो वे कभी भी रक्षा को तोड़ने में सक्षम नहीं हो सकते। अचानक ये ज़िवेन हिल गया। एक क्षण में वह सामने उड़ गया मून सिटी की रक्षात्मक बाधा। प्राचीन युग के विशेषज्ञों की मजाकिया मुस्कुराहट के बीच उन्होंने अपनी चाल चली। सुनहरी रोशनी का एक स्पर्श झिलमिला उठा। फिर वे ये देखकर भयभीत हो गए कि उनके सामने की रक्षात्मक बाधा, जो अविनाशी लग रही थी, एक पल में पूरी तरह से ढह गई थी। वह पूरी तरह ढह चुका था। यह उनके सामने सिर्फ रक्षात्मक सीमा नहीं थी, यहाँ तक कि इस क्षेत्र की रक्षात्मक सीमा भी ध्वस्त हो गई थी। चूंकि मून सिटी बहुत विशाल थी, यहाँ तक कि रक्षात्मक सीमा को भी वास्तव में एकीकृत नहीं किया जा सका। इसके बजाय इसे अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। हालांकि इसे अन्य क्षेत्रों में रक्षात्मक सीमा से जोड़ा जा सकता था, लेकिन अंततः यह एकीकृत नहीं था। जब इस पर रक्षात्मक सीमा की ऊपरी सीमा से हमला किया गया तो यह अचानक ढह गया। ये ज़िवेन के हाथ में गोल्डन हेप्टा क्यूई का एक पिंड घूम रहा था। यहाँ तक कि मून सिटी की रक्षात्मक सीमा भी गोल्डन हेप्टा क्यूई के इस द्रव्यमान के सामने एक भी झटका नहीं झेल सकी। ये 7वें स्वर्ण युग की उत्पत्ति क्यूई थी। इसकी शक्ति बिल्कुल अकल्पनीय थी। ये दृश्य देखकर प्राचीन युग की सेना लगभग भयभीत हो गई। ये रक्षात्मक सीमा उनकी सुरक्षा की गारंटी थी। इस सीमा के बिना ये पूरी तरह से कल्पना की जा सकती थी कि वे मानव जाति सेना द्वारा डूब जाएंगे। हालांकि इस क्षेत्र में प्राचीन युग की कई सेनाएं थीं, फिर भी ये लाखों मजबूत मानव जाति की सेना की तुलना में बहुत छोटी थी। हालांकि वे सभी संभ्रांत लोग थे, लेकिन जब उन्हें ऐसे अचानक परिवर्तन का सामना करना पड़ा, तो उनकी सबसे बड़ी निर्भरता टूट गई और उन्हें तुरंत मरने जैसा महसूस हुआ। इसके विपरीत मानव जाति सेना का मनोबल बहुत बढ़ गया। ऐसे शक्तिशाली स्वर्गीय पूज्य के नेतृत्व में वे निश्चित रूप से अजेय होंगे। रक्षात्मक सीमा को तोड़ने के बाद ये ज़िवेन ने जो पहला काम किया वह मानव जाति सेना बैटल फोर्ट्रेस के लिए सबसे बड़े खतरे का सामना करना था। लेकिन उसने देखा कि उसके हाथ में गोल्डन हेप्टा क्यूई का घूमता हुआ द्रव्यमान बड़ा और बड़ा हो गया और तुरंत एक लंबी तलवार में बदल गया। गोल्डन हेप्टा की रोशनी से चमकती हुई प्राचीन पैटर्न के साथ उकेरी गई। ये ज़िवेन ने इसे पकड़ लिया और फिर काट दिया। गड़गड़ाहट। युद्ध किला बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका और तुरंत शून्य में बदल गया। प्रतिवेदन लॉग इन करें। किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन ऐसा नहीं था कि वह टूट गया था, बल्कि वह पूरी तरह से गायब हो गया था, परमाणु रूप में बदल गया और गायब हो गया। हालांकि यह युद्ध किला भयानक था और निम्न स्तर के स्वर्गीय आदरणीयों के लिए एक घातक खतरा भी पैदा कर सकता था, फिर भी अंत में यह एक मृत वस्तु थी। जिन लोगों ने वास्तव में फॉर्चून दिव्य राजवंश पर शासन किया, वे नहीं थे, बल्कि उच्च स्तरीय स्वर्गीय आदरणीय थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे जो कर सकते थे उसकी एक सीमा थी। उच्च स्तरीय स्वर्गीय आदरणीयों के विपरीत जिनकी लगभग कोई सीमा नहीं थी। ये ज़िवेन का गोल्डन हेप्टा क्यूई हमला बहुत भयानक था। इसने कानून के स्रोत का उपयोग करके प्रतिद्वंद्वी को सीधे कुचल दिया। यदि कोई स्वर्गीय आदरणीय नहीं था तो उसे शून्य में बदल दिया जाएगा। विरोध करना असंभव था। ये ज़िवेन के इस युद्ध किले को तोड़ने के बाद मानव सेना दौड़ पड़ी और अंदर घुस गई।
जादू की सुरक्षा और युद्ध किले की मारक क्षमता के समर्थन के बिना प्राचीन युग की रक्षा करने वाली सेना टिक नहीं सकी और उसे वापस पीटा गया। शुरुआत में उनमें ज्यादा मनोबल नहीं था। इस समय यह एक तरफा नरसंहार था। वे इसे बिल्कुल भी नहीं रोक सके। जब किसी सेना का मनोबल ऊंचा होता था तो आकाश में देवता भी उन्हें मार डालते थे, लेकिन जब किसी सेना का मनोबल गिरा हो तो सूअर भी उन्हें भगाने में सक्षम होता था। अब ये थी स्थिति। हमने एक अंतर खोला, बढ़िया। इस समय केंद्रीय सेना के युद्ध गठन में मध्य स्वर्गीय आदरणीय ने देखा कि ये जिवेन ने आसानी से जादू को तोड़ दिया और बढ़त ले ली। ये जिवेन ने युद्ध में मानव सेना का नेतृत्व किया, यहाँ तक कि युद्ध के महानायकों ने भी लाखों सैनिकों का युद्ध में नेतृत्व किया, लेकिन वह नहीं हिला क्योंकि वह जानता था कि सेना के कमांडर के रूप में वह आवेगी नहीं हो सकता। हालांकि युद्ध के मैदान में घुसकर उसे मारना मजेदार था, लेकिन ये बहुत खतरनाक भी था, और अगर उसे कुछ हो गया तो पूरी सेना खतरे में पड़ जाएगी। वह आसानी से जोखिम नहीं उठा सकते थे। इसके अलावा उनके विरोधी भी थे। उसे कुछ करने की जरूरत भी थी, जो कि गुड फॉर्चून यूनिवर्स मैप को जुटाना और स्वर्ग विभाजन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार होना था। किसी भी समय दानव कुल्हाड़ी, यही वह निर्णायक शक्ति थी जो इस युद्ध की स्थिति को बदल सकती थी। स्वर्ग को विभाजित करने वाली दानव कुल्हाड़ी के बिना केवल 10 दिव्य शहरों की शक्ति ही चंद्रमा के शहर को समतल कर सकती है। उनके फॉर्चून गॉड राजवंश को कार्रवाई करने का मौका भी नहीं मिलेगा। अतः उसे इस परम शक्ति की रक्षा करनी थी। जब तक उनके हाथ में क्रिएशन यूनिवर्स का नक्शा है, इस लड़ाई में कुछ भी होना असंभव होगा। हालांकि ये जिवेन ने मोर्चा संभाल लिया था और अवरोध के एक हिस्से को नष्ट कर दिया था। इसे एक अच्छी शुरुआत माना जा सकता है। हालांकि वह जानता था कि यह तो बस शुरुआत थी। प्राचीन काल के ये विशेषज्ञ युद्ध किए बिना पकड़े जाने को तैयार नहीं होते थे। मून सिटी को ध्वस्त करके उन्होंने पहले ही बहुत बड़ी फसल काट ली थी। उन्होंने वर्षों से जमा की गई सारी संपत्ति और संसाधनों को लूट लिया था। स्वाभाविक रूप से वे अधिक अंतराल खोलने के लिए मून सिटी पर भरोसा करना चाहते थे। यदि वे अंत में मार्शल युग को नष्ट कर सके तो उन्हें जो लाभ प्राप्त होगा वह अकल्पनीय होगा। भले ही यह सिर्फ इसके लिए ही क्यों न हो, वे बिना पीछे हटे मौत से लड़ेंगे। यदि यह एक साधारण उपग्रह शहर होता तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस पर कब्जा कर लिया गया है, लेकिन मून सिटी अलग थी। फॉर्चून डिवाइन राजवंश इसे कभी नहीं छोड़ेगा, इसलिए उनके लिए टिके रहना असंभव था। एकमात्र अंतर वह कीमत थी जो उन्हें मून सिटी पर पुनः कब्जा करने के लिए चुकानी पड़ी। मध्य स्वर्गीय पूज्य की अभिव्यक्ति उदासीन थी। उसने अपने सामने सभी हताहतों को देखा, लेकिन यह उसके दृढ़ संकल्प को डिगा नहीं सका। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि ये आवश्यक बलिदान थे। यदि मून सिटी लंबे समय तक दुश्मन के हाथों में पड़ी रही तो पूरे मार्शल युग के अनगिनत प्राणियों को नुकसान होगा। निश्चित रूप से, जैसा कि मध्य स्वर्गीय आदरणीय ने उम्मीद की थी, ये प्राचीन युग के विशेषज्ञ हार नहीं मानेंगे। ये जिवेन अभी अभी मून सिटी की बाधा रक्षा पंक्ति को तोड़कर मून सिटी में घुसा ही था कि एक आकृति ने पहले ही उसका रास्ता रोक दिया था। एक काली रोशनी चमकी और एक आकृति बिजली की गति से ये जिवेन के सामने दौड़ी। यह एक भयानक हमले में बदल गया और ये शिवेन के सिर पर वार कर दिया। इस महत्वपूर्ण क्षण में ये जिवेन ने अपना हाथ उठाया और इस भयानक हमले को रोक दिया। डांग, सोने और लोहे के टकराने जैसी आवाज आई। एक भयानक झटके की लहर दोनों तरफ लौट आई। ये जिवेन बिल्कुल भी नहीं हिली, लेकिन जो आकृति तेजी से आगे बढ़ी वह सीधे उड़ गई। इस समय ये जिवेन ने अंततः स्पष्ट रूप से देखा कि यह क्या था। उसने देखा कि यह एक आकृति थी जिसका पूरा शरीर क्रिस्टल से बना था। ऐसा लग रहा था मानो वह उसके चारों ओर एक क्रिस्टल डोमेन में बदल गया हो। क्रिस्टल युग के स्वर्गीय आदरणीय, ये जिवेन के दिमाग में बहुत सारी जानकारी कौंध गई और उन्होंने तुरंत इस आकृति की उत्पत्ति को पहचान लिया। दरअसल मार्शल युग में कई जीवित प्राणी थे और उसका मूल क्रिस्टल युग था। यह एक गौरवशाली सभ्यता थी जो किसी समय
प्रारंभिक प्राचीन युग में अस्तित्व में थी। उस युग में दुनिया में हर चीज क्रिस्टल से बनी थी और उनकी खेती की अपनी अनूठी विधियां थी। ये भी मार्शल युग में क्रिस्टल जीवन रूपों द्वारा विरासत में मिला था। इसके अलावा मार्शल युग में क्रिस्टल जीवन रूपों से लड़ने की स्थिति से ये विशेष जीवन रूप मानव जाति जैसे मांस और रक्त जीवन रूपों से पूरी तरह से अलग थे। उनकी भौतिक खेती अत्याचारी और भयानक थी। अपना नाम बताएं। मेरे अधीनस्थ गुमनाम लोगों को नहीं मारते, ये जिवेन ने बेहोश होकर कहा। दूसरा पक्ष भी स्वर्गीय पूज्य था, इसलिए ये जिवेन उसे अपना नाम बताने का मौका देने को तैयार था। जहां तक भौतिक खेती की बात है, जिसमें क्रिस्टल जीवन रूप सर्वोत्तम थे, स्वर्गीय पूज्य बिल्कुल भी नहीं डरते थे, क्योंकि इस पहलू में वह भी निडर थे। ये जिवेन की उदासीनता की तुलना में उनके विपरीत क्रिस्टल एपोच हेवनली वेनेरेट कहीं अधिक गंभीर लग रहा था। अभी अभी उसने अपनी पूरी ताकत से हमला किया और बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। ये वह युद्ध शैली भी थी जिसमें उनके युग की सर्वोत्तम शैली थी। हालांकि ये जिवेन, जिस पर घात लगाया गया था, ने केवल अपना हाथ उठाया और उसके सबसे मजबूत हमले को रोक दिया। यह उनके जैसे शीर्ष विशेषज्ञ को स्तब्ध किए बिना नहीं रह सका। स्वर्गीय क्रिस्टल सम्राट, क्रिस्टल युग स्वर्गीय पूज्य ने कहा, आप कौन है? मार्शल युग, वूजून। ये जिवेन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगा। स्वर्गीय क्रिस्टल सम्राट ने कहा। उसके शरीर पर क्रिस्टलीय पिन से चकाचौंध रोशनी निकलने लगी। हालांकि वह केवल जिवेन को चिल्लाते हुए सुना, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जल्द ही मेरे हाथों मर जाओगे। अभिमानी, स्वर्गीय क्रिस्टल सम्राट दहाड़ उठा। देखते ही देखते उसने हमला बोल दिया। एक क्रिस्टल बिजली की तरह उसने पूरी अराजकता को पार कर लिया और एक पल में वह ये जिवेन के सामने पहुंच चुका था। स्वर्गीय क्रिस्टल सम्राट के शरीर पर महान पथ के अनगिनत पैटर्न दिखाई दिए। ये लगभग आसमान को हिलाने और विस्फोट करने में सक्षम था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। उसके हाथ हल्के से हिले और एक लंबी क्रिस्टल छड़ी दिखाई दी। छड़ी पर अनंत चमक प्रकट हुई और वह तुरंत नीचे गिर पड़ी। ये जिवेन ने ठंडी आवाज में कहा। उसकी मुट्ठियां दो पहाड़ों की तरह गड़गड़ाने लगी और सीधे लंबी क्रिस्टल छड़ी पर हमला कर दिया। बूम! एक भयानक सदमे की लहर तुरंत फूट पड़ी, जिससे एक भयानक तूफान पैदा हो गया। शक्तिशाली प्रतिघात सीधे दोनों की ओर बह गया, पहले की तुलना में 1000 गुना अधिक भयानक। ये जिवेन के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। ऐसा हमला उन्हें जरा भी हिला नहीं सका। दूसरी ओर स्वर्गीय क्रिस्टल सम्राट तुरंत उड़ गया। उसके क्रिस्टल जैसे शरीर पर घनी दरारें उभर आई। ऐसा कैसे हो सकता है? स्वर्गीय क्रिस्टल सम्राट की आंखें सदमे से भर गईं। ज्ञात हो कि उनका भौतिक शरीर अत्याचारी था और उनकी साधना का आधार सब कुछ उसी में था। उनकी असाधारण प्रतिभा के साथ क्रिस्टल एरा को इस पहलू में बहुत फायदा हुआ। स्तर 6 के स्वर्गीय पूज्य के रूप में उनके साधना आधार के साथ स्तर 7 के स्वर्गीय पूज्य के लिए भी उनके भौतिक शरीर को चोट पहुंचाना मुश्किल होगा। बात सिर्फ इतनी थी कि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जब वह ये जिवेन से लड़ेगा तो उसे भारी चोट लगेगी। यदि उसकी भौतिक खेती एक राक्षस थी, तो उसके सामने ये जिवेन बस राक्षसों के बीच एक राक्षस था। तुम भौतिक साधना में सर्वश्रेष्ठ हो। अब जब तुम मेरे द्वारा दबा दिए गए हो, तो देखते हैं कि क्या तुम में स्वर्ग को उलटने की क्षमता है। ये जिवेन ने व्यंग्य किया। स्वर्गीय क्रिस्टल सम्राट स्वाभाविक रूप से बहुत मजबूत था। उसे डर था कि 7वें लोक का साधारण स्वर्गीय गुरु उसे नीचे नहीं गिरा पाएगा, लेकिन वह अलग था। भौतिक साधना की दृष्टि से वह स्वर्गीय क्रिस्टल सम्राट से भी अधिक शक्तिशाली था। अन्य पहलुओं में अपने फायदे के साथ वह स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय क्रिस्टल सम्राट से आगे निकल गया। एक चाल में बढ़त हासिल करने के बाद ये जिवेन नहीं रुके। वह एक बार फिर आगे बढ़ा। उसकी भुजाएं ड्रैगन की तरह थीं और उसकी मुट्ठियां पहाड़ों की तरह थीं, जैसे वे बेरहमी से नीचे गिरा रही हो। संपूर्ण विश्व का समय और स्थान एक क्षण के लिए थम गया। यहाँ तक कि अराजक ऊर्जा भी रुक गई थी। ऐसा लग रहा था मानो यह अनंत काल तक चलता रहा हो।
स्वर्गीय क्रिस्टल सम्राट स्वाभाविक रूप से इस तरह मरने को तैयार नहीं था। एक बड़ी गर्जना के साथ उसका पूरा शरीर क्रिस्टल के नियमों से कांप उठा। उसकी आभा अराजकता को दबाते हुए आकाश में उड़ गई। वह अचानक उड़ गया और ये शिवेन से फिर भिड़ गया। बूम। हालांकि परिणाम पहले से बेहतर नहीं था। दिव्य क्रिस्टल संप्रभु का शरीर खून से लथपथ था। यदि यह कहा जा सके कि उसका शरीर घनी दरारों से ढका हुआ था, मानो उसे कोई भारी झटका लगा हो, तो अब वह पूरी तरह से खून से नहा चुका था। सुनहरा खून फव्वारे की तरह फूट पड़ा। उसका पूरा शरीर एक पल में उड़ गया, मानो उस पर बिजली गिर गई हो। उसने नगर में जमकर धावा बोला। यह अज्ञात था कि वह कितनी इमारतों से टकराया और कितनी सरणियों और सीमाओं में सीधे प्रवेश किया। ऐसा लगा मानो कोई दुनिया जमीन पर धंस गई हो और पूरा मून सिटी थोड़ा कांप उठा। अत्यंत भयानक। बूम। ये जिवेन फिर से दौड़ पड़ी। उसके शरीर में आभा उबल रही थी, अराजकता को प्रज्वलित कर रही थी। उसने एक हाथ में मार्शल सुप्रीम सील पकड़ी और उसे तोड़ दिया। यह मार्शल सुप्रीम सील बड़ी होती गई और जल्द ही यह एक पहाड़ की तरह ढह गई। बूम। स्वर्गीय क्रिस्टल सम्राट चिल्लाया और सीधे टुकड़े टुकड़े हो गया। हालांकि ये जिवेन का उसे जाने देने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। उसने फिर से उसका पीछा किया और मार्शल सुप्रीम सील बारिश की बूंदों की तरह गिरती रही। हर बार स्वर्गीय क्रिस्टल सम्राट गंभीर रूप से घायल हो जाता था। स्वर्गीय क्रिस्टल सम्राट भौतिक साधना में अच्छा था, लेकिन जब वह इस पहलू में ये जिवेन द्वारा पूरी तरह से दबा दिया गया, तो उसने वापस लड़ने के साधन पूरी तरह से खो दिए। ये जिवेन के विपरीत, जो लगभग सर्वशक्तिमान था और उसमें कोई भी कमजोरी नहीं थी, उसे दूसरों द्वारा आसानी से रोका नहीं जा सकता था। अंत में एक चीख के बाद स्वर्गीय क्रिस्टल सम्राट की आत्मा अंततः नष्ट हो गई। इस समय ये जिवेन ने चारों ओर देखा और पाया कि वह पहले से ही मून सिटी में बहुत गहराई में था। प्रतिवेदन लॉग इन करें। किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। ये जिवेन ने पूरे रास्ते स्वर्गीय क्रिस्टल सम्राट का पीछा किया। कुछ ही समय में वह मून सिटी में गहराई तक प्रवेश कर चुका था। हालांकि मून सिटी एक शहर था, लेकिन इसका क्षेत्रफल सामान्य दुनिया से बहुत बड़ा था। इधर उधर देखने के बाद ये जिवेन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसके लिए शहर के अंदर तक घुसना बहुत आसान था। हालांकि पूरे मून सिटी में ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जो अपनी ताकत से उसे रोक पाते। यह अलग बात थी कि उसे किसी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा। इस समय ऐसा लग रहा था कि प्राचीन युग गठबंधन सेना को अंततः एहसास हो गया था कि शहर की दीवार की सीमा का उल्लंघन किया गया था। आखिरकार वे अपना हथियार निकाल लाए। ये जिवेन को लगभग तुरंत ही भारी दबाव महसूस हुआ। ये दबाव एक बड़े तेज की तरह था, जो उसके सिर के ऊपर दब रहा था, मानो वह किसी भी समय गिर जाएगा। मून सिटी के ऊपर एक अतुलनीय विशाल छाया गुलाब। ये छाया चित्र धुंधला दिख रहा था और छाया चित्र को पहचानना बिल्कुल भी असंभव था। ऐसा लगता था मानो पूरा व्यक्तित्व ही दानव के लिए एक बहुत बड़ा शब्द हो। राक्षसी ख्यूई आकाश में उड़ गई, लगभग पूरी अराजकता को कुचलने में सक्षम। बस थोड़ा सा दबाव जो बाहर आया वह सभी को यह महसूस कराने के लिए पर्याप्त था जैसे कि वे खून की उल्टी करने वाले थे। उनके शरीर का सारा खून अनियंत्रित होकर राक्षस शब्द की ओर बढ़ने लगा। हकीकत में ये कोई भ्रम नहीं था। एक पल में युद्ध के मैदान में कई लोग विस्फोट कर गए और उनका सार रक्त नदियों और झीलों की तरह इकट्ठा हुआ, फिर इस आंकड़े की ओर बढ़ गया। ये लोग फॉर्चून गॉड डायनेस्टी एलायंस आर्मी और प्राचीन युग एलायंस आर्मी से थे। कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इस राक्षसी आकृति के नीचे वे सभी कांप रहे थे। विशेष रूप से दोनों तरफ की सेनाएं जो इस राक्षस आकृति के करीब थी, लगभग एक ही समय में विस्फोट हो गया। लाखों लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। जैसे जैसे इसने अधिक से अधिक रक्तसार को अवशोषित किया, सिलहूट अधिक से अधिक ठोस होता गया। सभी ने देखा कि यह एक अद्वितीय शैतान था जो पूरी तरह से काले तराजू से ढका हुआ था।
प्रत्येक पैमाना शैतानी रास्ते की दुनिया थी और उसके शरीर पर अंतहीन शैतानी लपटें जल रही थी। इस असीम अव्यवस्था में भी वह अत्यंत चकाचौंध थी। दूर से लोग इसे देख सकते थे और दूर से वे एक प्रकार की जबरदस्त श्रेष्ठता महसूस कर सकते थे, जिससे वे कांपने लगे, जिससे वे डर से कांपने लगे। हमला करो, उसे बनने मत दो। अनगिनत फॉर्चून दिव्य राजवंश की सेनाएं एक स्वर में चिल्लाईं, विशेषकर 10 दिव्य शहरों की सहयोगी सेना। उनमें से कई ने मून सिटी के धर्मयुद्ध में भाग लिया था और इस भयानक अस्तित्व को अपनी आंखों से देखा था। स्वाभाविक रूप से वे जानते थे कि यह अद्वितीय दानव जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा तो किस प्रकार का भयानक संहार करेगा। एक ही चाल से सारी सेना नष्ट हो जाएगी। आखिरकार वे यहाँ हैं। इस समय फॉर्चून गॉड राजवंश की सेना के केंद्र में मध्य स्वर्गीय आदरणीय अपने पैरों पर कूद पड़े। उसकी आंखें चमकीली और भेदी थी क्योंकि वह दूर से विशाल शैतान छाया को घूर रहा था। वह जानता था कि आखिरकार सबसे महत्वपूर्ण और भयानक टक्कर आ गई है। उसकी दृष्टि के नीचे एक आकृति थी जो उस विशाल राक्षसी आकृति को अपनी शक्ति से सहारा दे रही थी। मानो मध्य स्वर्गीय पूज्य की निगाहों को महसूस करते हुए उसने अपना सिर उठाया और उसे देखकर ठंडे स्वर में मुस्कुराया। यदि ये जिवेन यहाँ होता तो वह निश्चित रूप से पहचान लेता कि यह व्यक्ति दानव आदरणीय लुओहुओ का असली शरीर था जिसे उसने अभी मार डाला था। इस समय दानव आदरणीय लुओहुओ एक विशाल सरनी पर खड़ा था जिसमें असीमित शैतान क्यूई निकल रही थी जो विशाल शैतान छाया का समर्थन कर रही थी। फॉर्चून गॉड राजवंश की कई सेनाओं ने अपने हमलों का लक्ष्य विशाल शैतान छाया पर रखा, लेकिन ये बेकार था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस अद्वितीय दानव पर किस तरह का हमला हुआ, वह उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। ये शैतान छाया सैकड़ों हजारों मील लंबी थी और एक आकस्मिक हलचल सैकड़ों हजारों मील लंबे भयानक क्यूई ड्रैगन को तबाह कर सकती थी। चाहे वह फॉर्चून गॉड राजवंश की सेना हो या प्राचीन युग की सहयोगी सेना, वे सभी दुखद रूप से मर गए और रक्तसार के एक समूह में बदल गए जिसे शैतान ने अवशोषित कर लिया। छाया हर कोई देख सकता था कि यह राक्षसी छाया थी जो शक्ति संचय करने के लिए सार रक्त को अवशोषित कर रही थी। एक बार जब ये भर जाता तो यह एक भयानक हमला शुरू कर देता। प्राचीन युग की कई सेनाएं मन ही मन शाप देते हुए तेजी से पीछे हट गईं। ये शैतान साया दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं करता था और यहाँ तक कि अगर वे इसके करीब जाते तो मर जाते थे। बात बस इतनी थी कि मून सिटी की रक्षा के लिए उनके पास राक्षस युग के साथ सहयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, अन्यथा वे पहले ही एक दूसरे से अलग हो गए होते। अचानक राक्षसी आकृति ने धीरे से अपनी हथेली खोली और सभी ने देखा कि एक राक्षसी कुल्हाड़ी धीरे धीरे उसकी हथेली में आकार ले रही थी। जैसे जैसे इसने अधिक से अधिक रक्तसार को अवशोषित किया, राक्षसी कुल्हाड़ी के आकार लेने की गति तेज और स्पष्ट हो गई। जब राक्षसी कुल्हाड़ी ने आकार लिया तो युद्ध के मैदान में लाखों सैनिकों ने उस भयानक दबाव को महसूस किया। कुछ लोगों को केवल उस दबाव का एहसास हुआ जो आकाश में भर गया था, और यदि वे सावधान नहीं थे तो वे मौके पर ही विस्फोट कर देंगे और उनका रक्तसार अवशोषित हो जाएगा। जैसे जैसे राक्षसी कुल्हाड़ी के आकार लेने की गति बढ़ती गई, अधिक से अधिक लोगों को सीधे रक्तसार में उड़ा दिया गया, जिससे बदले में राक्षसी कुल्हाड़ी के निर्माण में आसानी हुई। बूम! अंत में शैतान की कुल्हाड़ी पूरी तरह से बन गई और फिर विशाल शैतान की छाया भयंकर रूप से नीचे गिर गई। एक पल में ऐसा लगा मानो दुनिया जम गई हो। समय, स्थान, सब कुछ जम गया था। दुनिया में सब कुछ पूरी तरह से जम गया था। जहां भी राक्षसी कुल्हाड़ी गुजरती, संपूर्ण आदिकालीन अराजकता कट जाती और एक अतुलनीय रूप से बड़ी दरार प्रकट हो जाती। यह एकदम काला और बेहद भयानक था। 10 दिव्य शहरों के कई कुलीन लोग पतन के कगार पर थे। यदि उनका सख्त प्रशिक्षण और अनुशासन न होता तो वे पहले ही मुड़कर भाग गए होते। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन पर इस शैतान कुल्हाड़ी की बहुत गहरी छाप थी। इससे पहले इस शैतान कुल्हाड़ी ने 10 दिव्य शहरों की मित्र सेना को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। कई देव राजा और सम्राट मर गए, और यहाँ तक कि कई स्वर्गीय आदरणीय भी बच निकलने में असफल रहे और मौके पर ही राख में बदल गए।
एक ही वार से सारी सेना पंगु हो गई थी। वह भयानक शक्ति उनके दिलों में हमेशा के लिए अंकित हो गई और वे इसे जीवन भर कभी नहीं भूलेंगे। वो खौफनाक मंजर आज भी उनके जेहन में ताजा है। यह विशाल शैतान कुल्हाड़ी सीधे फॉर्चून गॉड राजवंश की सेना पर गिरी, जो पिछली बार की तरह फॉर्चून गॉड राजवंश की सेना को हराना चाहती थी। ये कैसी भयानक शक्ति थी। ये शैतान कुल्हाड़ी धीमी लग रही थी लेकिन वास्तव में तेज थी। वह बिजली की तरह गिरी। हर बार जब ये गिरा तो फॉर्चून गॉड राजवंश के कई कुलीन लोग इसकी तीव्रता का सामना करने में असमर्थ रहे। उनके शरीर फट गए, खून की धुंध के बादलों में बदल गए जिन्हें शैतान की कुल्हाड़ी ने सोख लिया। दुनिया थम गई और सभी की सांसें रुक गईं। हर चीज ने चलना बंद कर दिया, जैसे कि वे किसी डोमेन में हो। जीवन और मृत्यु अब उनके वश में नहीं रहे। और इसी क्षण राक्षसी कुल्हाड़ी के सामने एक पर्वत प्रकट हो गया। जब राक्षसी कुल्हाड़ी का बल पर्वत पर उतरा तो वह उसे तितर बितर करने में बिल्कुल भी असमर्थ था। पलक झपकते ही पहाड़ बढ़ने लगा। एक विशाल पर्वत श्रृंखला में बदल गया जो अराजकता के बीच में खड़ी थी। फॉर्चून डिवाइन राजवंश की सेना और शैतान कुल्हाड़ी को रोक रही थी। पर्वत श्रृंखला अद्वितीय गति से बढ़ी। देखते ही देखते वह भूमि के एक बड़े टुकड़े में बदल गया। पर्वत, मैदान, तराई क्षेत्र और यहाँ तक कि समुद्र और आकाश का भी निर्माण हुआ। यह एक दुनिया थी। वह फॉर्चून गॉड राजवंश है। कई लोगों ने इसे पहचाना। क्या वह फॉर्चून गॉड राजवंश का लघु संस्करण नहीं था? फिर ये छोटी सी दुनिया एक स्क्रॉल में बदल गई और राक्षसी कुल्हाड़ी को अवरुद्ध कर दिया। शैतान की कुल्हाड़ी का भयानक तेज वैसे ही अवरुद्ध हो गया था। लघु जगत में पटकने के बाद वह 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सका। इसे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था। ये देखकर कि भयानक हमले को आखिरकार रोक दिया गया, फॉर्चून डिवाइन राजवंश के अभिजात वर्ग ने महसूस किया जैसे कि वे मौत से बच गए हों। उन्होंने एकजुट होकर खुशी मनाई। ये शक्तिशाली अस्तित्व थे जिन्होंने अपने दांव की पुष्टि की थी। उनकी मानसिकता बहुत मजबूत थी। भले ही माउंट ताई उनके सामने ढह जाए, वे एक पलक भी नहीं झपकाते। लेकिन इस बार वे मौत के बहुत करीब थे। यह एक ऐसा हमला था जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकता था। पिछली बार फॉर्चून भगवान राजवंश के सहयोगी सेनाओं का इस तरह सफाया किया गया। बेबसी के उस एहसास ने सभी को घबरा दिया। लेकिन अब यह अलग था। कई लोगों को अचानक याद आया कि यह फॉर्चून गॉड राजवंश का फॉर्चून यूनिवर्स मानचित्र था। फॉर्चून गॉड राजवंश के कई अभिजात वर्ग ने फॉर्चून गॉड राजवंश के फॉर्चून गॉड राजवंश के फॉर्चून गॉड राजवंश को कभी नहीं देखा था। लेकिन इसने उन्हें फॉर्चून गॉड राजवंश के स्थिरीकरण स्तंभ के बारे में सुनने से नहीं रोका। इसने संकट दर संकट के दौरान फॉर्चून गॉड राजवंश की रक्षा की थी। कई लोगों को अतुलनीय राहत महसूस हुई। हालांकि प्राचीन युग की सहयोगी सेनाओं के पास हेवन स्प्लिटिंग डेविल एक्स जैसा भयानक हत्या करने वाला हथियार था, उनके पास फॉर्चून गॉड राजवंश का फॉर्चून गॉड राजवंश का फॉर्चून गॉड राजवंश का फॉर्चून गॉड राजवंश भी था। हेवन स्प्लिटिंग डेविल एक्स की तुलना में उनके पास फॉर्चून गॉड राजवंश का फॉर्चून गॉड राजवंश का फॉर्चून गॉड राजवंश भी था। इसमें डरने की क्या बात है? कुछ समय के लिए संपूर्ण फॉर्चून गॉड राजवंश की सेना का मनोबल बढ़ गया। दूसरी ओर सैन्य ताकत के मामले में प्राचीन युग की सहयोगी सेना की तुलना फॉर्चून गॉड राजवंश से नहीं की जा सकती। इसके अलावा कोई नहीं जानता था कि फॉर्चून गॉड राजवंश से तथाकथित सुदृढ़ीकरण कब आएगा। यदि फॉर्चून गॉड राजवंश की आंतरिक स्थिति पहले से ही बहुत जटिल थी, जिसमें सभी प्रमुख ताकतें अपना काम कर रही थी, तो प्राचीन युग की सहयोगी सेना सिर्फ अपना काम करने जितनी सरल नहीं थी। वास्तव में वे एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण भी थे। मित्र सेना बनाना आसान नहीं था और वे अपनी मृत्यु तक एक एक करके अतिरिक्त सेना नहीं भेज सकते थे। हालांकि मित्र सेना को एकजुट करना बेहद मुश्किल था। ये कहा जा सकता है कि बहुत लंबे समय तक वे केवल मून सिटी के इन कुछ लोगों पर ही भरोसा कर सकते थे। फॉर्चून डिवाइन राजवंश की प्रभावशाली सेना का सामना करते हुए उन्हें पहली बार निराशा महसूस हुई।
उनके दिलों में उनकी सबसे बड़ी निर्भरता स्वर्ग को विभाजित करने वाली दानव कुल्हाड़ी थी। लेकिन अब हेवन स्प्लिटिंग डेमन एक्स को भी अवरोध कर दिया गया था, तो वे इस विनाशकारी स्थिति को कैसे उलट सकते थे? प्रतिवेदन लॉग इन करें। किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।